हैं, स्पीच देते हैं। और उनका खास बात यह है कि मैंने लाइव सेमिनार उनके जितने भी अटेंड किए हैं, किसी को 1 मिनट के लिए बोर होने नहीं देते। तो आप भी एक वंडरफुल जर्नी में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और डॉक्टर साहब डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरेट भी हैं, और ऑल्टरनेटिव थेरेपी में 15 साल से ज़्यादा का बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस रखते हैं। जो लाइलाज बीमारी हम लोग मानते हैं, कई सारे ऐसे बीमारियों को हम वो ठीक कर चुके हैं लोगों का। तो उनका वो एक्सपीरियंस का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो हम लोग जितना ज़्यादा अच्छे तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्टिव रखते हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, जब ज़रूरत होगा तो हैंड रेज करके बात करेंगे। चैट विंडो में बात करते हैं ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, और जब अलाउ करें तो क्वेश्चन पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा लें। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैकत, आप रेडी हैं हम लोगों को एक नई दुनिया में ले जाने के लिए? कई सारे मिथ हैं, वो सारे मिथ को बस्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। वंडरफुल। तो मैं डॉक्टर साहब को स्पॉटलाइट में ले आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके। सब लोग स्वागत करिए डॉक्टर सैकत सेन गुप्ता जी का। मेरा आवाज क्लियर है? अगर कोई मैसेज करना चाहे मैसेज कर सकते हैं, आवाज अगर क्लियर है तो। वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो हैंड रेस करके आप हमें बता देंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग को मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। आप एक पेपर पेन या एक डायरी और पेन आप लोग अपने साथ रख लीजिए। हो सकता है कि आपके साथ ये नहीं हो। पेपर, पेन, डायरी, पेन आप रख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज स्क्रीनशॉट पे नहीं हो सकता है और याद हमेशा रहेगा नहीं। तो जुगाड़ कर लीजिए। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग पेन, पेपर या डायरी, पेन सब जुगाड़ कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। 7 बजकर लगभग 6 मिनट यानी 7:06 हो चुका है, और राइट टाइम पे शुरू और राइट टाइम पे खत्म, ये बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन होता है, और मेरे हिसाब से उसको आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर कुछ देर पहले और एक पोस्टर आप सबको मिला होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं उस ट्रेनिंग के लिए। मॉडर्न एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर के ऊपर वर्कशॉप। दिस इज डॉक्टर सैकत सेनगुप्ता फ्रॉम द पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, और मैं बेसिकली इस काम को पिछले 16 से 17 साल से कर रहा हूं। और बिल्कुल सही बात है, जैसा तन्मय जी ने कहा, डॉक्टरेट एंड डॉक्टर,
बेसिकली मैंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद इस फील्ड में प्रवेश किया था ड्यू टू सम काइंड ऑफ, यू कैन से, अ टाइप ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब वो एक्सीडेंट नहीं, बल्कि जिंदगी का एक्सीडेंट, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे अंदर में एक भावना होती थी कि उनको कुछ बेनिफिट दे। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता था तो मैं रिसर्च वर्क करता था। करते करते एक अजीब तरह का एक फैसिनेशन, यूं कहिए एडिक्टिव फैसिनेशन, जिसमें एडिक्शन बहुत ज्यादा, फैसिनेशन होने लगा, इस अच्छा लगने लगा कि मैं अपना लेक्चरशिप का काम छोड़ के सीधा सीधी इसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। और आज के दिन में मेरे साथ हजारों के संख्या में थेरेपिस्ट, 500 से ऊपर सेंटर, और हर तरह के लोग इसको हेल्प कर रहे हैं। और भारतीय पद्धति, मर्मदाप चिकित्सा, जिसको हम लोग विदेशी टर्म में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये एक भारतीय पद्धति है। इंडियन आयुर्वेदा में मर्मदाप चिकित्सा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मर्मदाब यानी मर्म मीन्स बीमारी और दाब मीन्स प्रेशर, जस्ट लाइक एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का मतलब एक्स प्लस प्रेशर, लैटिन शब्द है। एक्स मतलब कोई नुकीला वस्तु, और प्रेशर का मतलब दबाव देना। तो नुकीला वस्तु से दबाव देना, और जब उसको हम इंसर्ट कर देंगे तो उसका मतलब हो गया एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर जो है वो पूरी तरह से इंसर्ट होता है, और एक्यूप्रेशर जो होता है वो उसको दबाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक जो टर्म होता है, इसको जो कॉइन किया गया है टर्म को, ये विदेशों में किया गया है, खासकर चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस टाइप के देशों में, श्रीलंका, इस तरह से देशों में बहुत ज्यादा इसको, मतलब यूं कहिए इट इज नॉट एट ऑल अल्टरनेटिव, बट ये मेन स्ट्रीम का थेरेपी हो चुका है। बेशक इमरजेंसी एंड किसी तरह का ऑपरेशन, सर्जरी केसेस के लिए ये काम नहीं करेगा, लेकिन एक्यूट एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो कि लगभग कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, बैक पेन, नी पेन, एंकल का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, पैरालाइसिस, उसके बाद स्किन का प्रॉब्लम, क्योंकि ये कम उम्र में हेयर फॉल हो रहा है, साइटिका, ये सब जितने भी केसेस हैं, इसका इलाज बहुत बढ़िया से ट्रेडिशनल, सॉरी, आज के मॉडर्न सिस्टम में नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में जब इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है तो हम लोगों ने आशा का किरण देखा और रिजल्ट्स हम लोगों ने दे पाया। और यूं कहा जाता है कि कोई भी चीज का क्लिनिकली टेस्टिंग होना चाहिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो क्लिनिकली टेस्टिंग एंड साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने कई साल इसमें रिसर्च वर्क किया। कई साल हम लोगों ने पेशेंट्स के ऊपर इसके रिजल्ट्स देखा। और आज कम से कम पिछले 10 सालों से, मतलब यूं कहिए मेरे 17 साल के सफर में करीब करीब 5 साल तो क्लिनिकली टेस्टिंग में ही लग गया कि सच में ये काम करता है कि नहीं, या बस मैजिक हो चुका है। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 5 इयर्स में ये चमत्कारी रिजल्ट दे रहा था, और कुछ कुछ जगह में और भी रिसर्च यानी शोध का जरूरत पड़ा। तो हम लोगों ने उस पर काम किया। फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट के कई क्वार्टर से बात किया कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भारत का देन है, इंडियन आयुर्वेदा में इसका वर्णन है। और लकीली क्या हुआ कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मर्मदाप चिकित्सा को इंडियन आयुर्वेदा में एक्चुअली एंटर कराया और ऑफिशियली इसको सपोर्ट देना शुरू किया। इससे क्या फायदा हो गया कि लोग अब ये नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सा पैथी है, कहाँ का पैथी है, एक्यूप्रेशर काम करता है कि नहीं, ये मर्मदाप काम करेगा कि नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं। ये एक्चुअली इंडियन आयुर्वेदा में बैकग्राउंड है, और देश का, हमारे भारत के सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है। यूं कहा जाता है 5000 ईयर्स ओल्ड पुरानी पद्धति। तो आपको मैं एक इंट्रो में यही बताना चाहूंगा, या बताने की कोशिश करूंगा कि ये पैथी, ये मेडिकल साइंस का जो स्ट्रीम है ना, ये भारत का ही देन है। हम सभी कोई इसमें मतलब रिजल्ट्स ले सकते हैं और रिजल्ट्स दे भी सकते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग एक काम कर रहे हैं, मैं खासकर उसमें लीड कर रहा हूं एक काम को, वो है बी योर ओन डॉक्टर।
मैं उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हूँ और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बी योर ओन डॉक्टर का मतलब खुद बने अपने चिकित्सक। अब सोचिए कि मेरे को पेट का दर्द है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? बगल वाले दुकान से जाके दवा लूंगा, या बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। तो ये जो कहानी है ये सबके साथ है। लेकिन अगर मैं आज फिर परसों यानी 6 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख को सुबह में मैं आपको 7 to 8:30 में कुछ पॉइंट्स बता दूं, तो आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। और जिस तरह का प्रॉब्लम घर घर में है, अगर कोई सर्जिकल या इमरजेंसी केस नहीं हो, वैसे केसेस में 90% ऑफ द केसेस को आप अपने घर में बैठे डायग्नोज कर सकते हैं और साथ में ठीक भी कर सकते हैं। तो हम लोग का जो सेशन होगा आज का, 8 तारीख का और 10 तारीख का, तो हम लोग कोशिश करेंगे हम सभी कोई मिलकर कि इसको अधिक से अधिक सीखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह से हम लोग भारत का एक बेहतरीन मेडिकल साइंस का पद्धति को घर घर तक पहुंचा सकेंगे। और शायद हर व्यक्ति अगर इस काम को करे, सीखे, तो अपने घर में कम से कम उनके परिवार वाले ठीक रह सकते हैं और अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी डॉक्टर के पास भागना कम हो सकता है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब काम आप खुद कर सकते हैं, बल्कि वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं जो एक्चुअली हम आपको बताएंगे, हम सभी को आपको बताएंगे। तो आज मेरे साथ काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, मेरे ट्रेनिंग सेंटर से भी लोग हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगा 40+ हेल्दी लाइफस्टाइल दिल्ली गुड़गांव, साथ में तन्मय साहू जी को कि उन्होंने इस तरह का ऑर्गेनाइज किया और आप सभी को एक गिफ्ट देने का कोशिश किया है कि चलो आप अपना खुद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पहल है, वेरी गुड स्टेप है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को इसका फायदा दूं। तो आज का जो सेशन होगा वो डायग्नोसिस पर होगा, परसों का भी सेशन होगा डायग्नोसिस पर होगा, और 10 तारीख का जो सेशन होगा मैं ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। तो डायग्नोसिस अगर नहीं होगा तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। यूं कहिए, अगर मैं इसको घुमाकर बोलना चाहूं, अगर डायग्नोसिस बढ़िया से हो चुका है तो 50% ट्रीटमेंट उसी वक्त कंप्लीट हो चुका है। ये बात को आप याद रखेंगे, अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। और आपने कई डॉक्टर्स को देखा है, एक बीमारी, 2 बीमारी में 10-15 दवा लिखते हैं, शायद एक लग जाए। तो मैं आपको पिन पॉइंट कर दूंगा कि ये पॉइंट्स है, आपको बेनिफिट होगा, और इसको आपको प्रैक्टिस पे लाना है। मैं आपको हमेशा यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जो है आपको बेस्ट बना सकता है। तो डायग्नोसिस पार्ट जो होता है उसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं डायग्नोस, उसका एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, कोई भी चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स जब ठीक से काम नहीं करेगा, या यूं कहिए बहुत ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस, यानी असंतुलन। या तो ज्यादा काम कर रहा है हाइपर, या तो कम काम कर रहा है हाइपो। दोनों स्थिति में ये दिक्कत कर रहा है, ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं। तो जो हाइपर जब होगा, जो परिस्थिति बनाएगा बॉडी पर, वो ऑर्गन यानी प्रभाव डालेगा, उसको एक डिजीज का नाम दिया जा सकता है। जस्ट लाइक हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी। उसी तरह से जब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन या आपके ऑर्गन का जो सिस्टम है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो जब कम काम करेगा, यानी जो काम उसको दिया गया उससे कम काम करेगा, तो उसको हम सब कोई एक वर्ड दे सकते हैं, हाइपो, यानी
एग्जाम्पल में दे रहा हूं, हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, राइट। तो ये दोनों ही स्थिति में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का नाम दे दिया गया डिजीज, लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं था, एक्चुअली ऑर्गन का इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि उसको हमें बैलेंस कैसे करना है और बैलेंस कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चैट को डिसेबल कुछ देर के लिए कर देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैटिंग बाद में कर लेंगे, गुड मॉर्निंग सब बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हाँ, अभी मैं बता रहा था कि इम्बैलेंस यानी असंतुलन, इसको डिटेक्ट करना, तो दो चीज आ गया, एक डिजीज का डायग्नोसिस जो कि आमतौर पे होता है सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, स्टूल टेस्ट, इस तरह जो भी टेस्टिंग होते हैं, XYZ जो भी टेस्ट होते हैं, वो वर्तमान यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है। अब प्रेजेंट प्रॉब्लम को तभी डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मतलब डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है, डिजीज है। और अगर डिजीज नहीं है तो ये सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि एक्चुअल डायग्नोसिस इसको नहीं बोलते या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस हो, एक्चुअल डायग्नोसिस ये हो सकता था कि मैं वर्तमान यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करूं, साथ साथ मैं ये बता पाऊं आपको कि ये जो ऑर्गन है ये इम्बैलेंस करना शुरू हो कर दिया है, ये जो ऑर्गन है पर्टिकुलर ऑर्गन ये ज्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, उस स्थिति में ये एक डिजीज का रूप लेने जा रहा है। आने वाले 6 महीना के अंदर एक बड़ा सा डिजीज हो सकता है, तो इसको आप प्रिवेंट कर दो। तो क्या अंतर आया, मैं डिजीज का डायग्नोसिस नहीं करके ऑर्गन का डायग्नोसिस कर दिया, डिजीज का डायग्नोसिस नहीं करके ऑर्गन का डायग्नोसिस कर दिया। तो ऑर्गन डायग्नोसिस से क्या पता चला, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर प्रेजेंट पता चला तो इसको ट्रीट करेंगे, और अगर फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये एक्चुअली यहां लागू हो जाएगा। और जो अगर वर्तमान यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, अगर कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल, क्योर हो सकता है क्योर। तो एक बात में मैं बता सकता हूं, भारतीय पद्धति जिसको मॉडर्नाइज करके आज आपके सामने लाया जा रहा है, बेशक मैं इसको बहुत सालों से कर रहा हूं पर आपके लिए हो सकता है वो नया हो, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो भी मेडिकल साइंस है वो डिजीज यानी प्रेजेंट सिचुएशन को डिटेक्ट करता है। और ये भारतीय पद्धति जो लुप्त हो रहा था, जिसको विदेशों में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, XYZ के नाम से जाना जाता है, वो मर्मोदाप चिकित्सा से, वो मॉडर्नाइज मर्मोदाप चिकित्सा से, वो मॉडर्नाइज एक्यूप्रेशर से, वो मॉडर्नाइज एक्यूपंक्चर से हम सभी कोई प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, तभी जाके 100% रिजल्ट आ सकता है। तो मैं आपको एक लाइन पे बता दूं, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये सब चीज किस चीज का है, ये किस बात, क्या बात मैं करने जा रहा हूं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डायग्नोसिस। चूंकि ऑर्गन को डायग्नोस कर रहे हैं, ऑर्गन के इम्बैलेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब आता है सेकंड सवाल, ये कैसे हो सकता है। ये तो कोई जादू तो है नहीं, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतना आसान भी नहीं है समझना, इसको तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए 100%, ना मैं ना आप, कोई नहीं समझ सकता है। कभी कभी होता है कैंसर 3rd स्टेज में रिजल्ट आ जाता है, और कभी कभी एक छोटा सा बुखार में हम लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से तो चुनौती ही चुनौती, पहले तो पता ही नहीं था कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये कोविड-19 कोरोना है क्या। अब देखिए धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये इस टाइप का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये ट्रीटमेंट है, बट किया जा सकता है, रिसर्च चला, ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहले मलेरिया का दवा चला, आज कोई और दवा चल रहा है, राइट। तो वो रिसर्च चल रहा है।
मेडिसिन से इम्यूनिटी पर चला आया, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, प्रिवेंट करो। तो ये सब चीजें हमेशा नया नया आता रहेगा, रिसर्च चलता रहेगा, हम सब कोई कंप्लीट नहीं है, राइट। तो ये है मॉडर्न एक्यूप्रेशर। तो चलिए डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, और सेकंड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा था कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये ठीक कैसे हो, माने किस बेसिस पे ये काम कर रहा है। तो बेसिस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। हमारे शरीर में, देखिए मैं टेक्निकली बता रहा हूं थोड़ा बहुत, ये जैविक ऊर्जा बताऊंगा या प्राण ऊर्जा बताऊंगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाए, तो मैं उसी को टेक्निकल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। अर्थ इज अ मैग्नेट, पृथ्वी एक मैग्नेट है, और पृथ्वी में यानी अर्थ में मैग्नेट पावर आने से हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक पावर आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर एक एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, एक वोल्ट मीटर आप लाए जिसमें कांटा वाला होता है, डिजिटल नहीं कांटा वाला, तो आप दोनों हाथ से उसके दो डायोड को, कैथोड एनोड को पकड़े, और जैसे ही आप पकड़ेंगे तो कांटा ऊपर की ओर आ जाएगी, यानी उसके प्रोब को आप पकड़ेंगे तो कांटा ऊपर की ओर आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये एनर्जी डिटेक्ट किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे शरीर में है और ऑर्गन उस पर काम कर रहा है, हर ऑर्गन उसके बेसिस पे काम कर रहा है। ये इस मेडिकल साइंस का सिद्धांत है। तो ये जो काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के ऊपर, इसमें इम्बैलेंस होता है, असंतुलन। जब इम्बैलेंस होगा तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन में इम्बैलेंस आ रहा है, और उस इम्बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को हम सभी को बैलेंस करना है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। लेकिन डिटेक्ट कैसे होगा, डायग्नोस कैसे होगा, उसके बाद तो ट्रीटमेंट होगा। तो डिटेक्ट प्रेजेंट प्रॉब्लम को तो आप कुछ भी तरीके से देख सकते हैं, फ्यूचर प्रॉब्लम को कैसे करेंगे जो होने वाला है। अब मान लीजिए फादर और मदर को शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको डर लग रहा है कि कहीं बच्चे को ना हो जाए, तो वो अपना जो दवा है जो चल रहा है वो अपने बच्चे को दे नहीं सकता है। वो इंतजार करेगा जब मेरे बच्चे को शुगर होगा तब मैं दवा दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड कि वेट कर रहा हूं और प्रिवेंट नहीं कर पा रहा। हाँ, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को रोक नहीं सकते। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि हमारे हाथ और पैर में पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट, उसको अगर रोज, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हम लोग रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं रूटीन के माफिक, तो उस स्थिति में अगर हम लोग रोज 10 मिनट उस पॉइंट को एक्टिवेट करते रहे तो उस स्थिति में वो ऑर्गन बैलेंस्ड रहेगा, और 99% चांस रहेगा कि वो बच्चा कभी शुगर पेशेंट बने ही नहीं। एंड दिस इज ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। मैं एक्सपीरियंस के बल पे बोल रहा हूं। मुझे कई गवर्नमेंट संस्थानों ने विजिटिंग डॉक्टर के रूप में बना रखा है। हालांकि डॉक्टर तो बना दिया था, लेकिन मैंने बोला कि विजिटिंग डॉक्टर ही बनाइए, क्योंकि मेरा काम एक जगह बंद कर काम नहीं करना है, बल्कि देश और दुनिया में इस पैथी को आगे बढ़ाना है। तो ये काम आपको करना है और डिटेक्ट करना है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल लीवर का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लीवर का प्रॉब्लम। आज फैटी लीवर मुझे नहीं, मुझे फैटी लीवर नहीं, लेकिन आने वाले 6 महीना के बाद या साल भर के बाद मुझे फैटी लिवर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख सकता हूँ, खान पान को ठीक रख सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। बट इसके बावजूद ये बीमारी मुझे नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं।
लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि लीवर का पॉइंट आपके हाथ के पास पाम में है और उसको एक्टिवेट करते रहे, तो जो इम्बैलेंस होने का था वो हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, वो ऑर्गेन बैलेंस तरीके से काम करेगा, तो फिर फैटी लिवर होने का चांस कहां। आप लॉजिक को समझेंगे, जिसको हम लोग जुक्ति बोलते हैं, लॉजिक को समझें। जैसे ये एक रूम है, या आप जिस रूम में अभी है, जहां से बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसको हर 6 महीना में डेंटिंग पेंटिंग कराते रहेंगे, तो वो जो रूम है वो हमेशा सही दिखेगा। लेकिन 2 3 4 साल तक छोड़ देंगे उस रूम को, और 6 साल के बाद जब उस रूम में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे रूम में प्लास्टर छड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे गंदे हैं, गंदा है या झोल है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम, ईटा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ चीज को छोड़ देने से वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पर डे अगर आप उसको मेंटेन करते रहेंगे वो कभी खराब नहीं हो सकता है। कितना बड़ा साइंस है, सोच के देखिए। अब आता है कि हाथ और पैर में कैसे पॉइंट हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। आपके घर में जो लाइट जल रहा है उसका कोई स्विच कहीं पर होगा। आप जब स्विच को ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगा। वो लाइट हो सकता है आपके टेरेस में हो सकता है वो वरांदा में वो हो सकता है ग्राउंड फ्लोर में, या 2 किलोमीटर दूर हो। तो आप स्विच यहां से प्रेस करेंगे, लाइट वहां जलेगा। आपका जो मेन जो चीज है वो है बल्ब, लेकिन उसका स्विच है कहीं और। तो मेरा कहना है कि आपका जो ऑर्गन है, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, वो आपके शरीर में ऑलरेडी है। बट उसके जो रिफ्लेक्स पॉइंट यानी प्रतिबिंब बिंदु, आपके हाथ और पैर के तलवे पर ऑलरेडी है। और ये किसने दिया है? उन्होंने दिया है जो आपको बनाया। यानी द गॉड हैज क्रिएटेड यू, और उन्होंने आपको अगर कोई शरीर दिया है, अगर आपको बीमारी दिया है, तो उसका इलाज भी आपको दे रखा है। बस हमें पता नहीं होता है कि उस इलाज के लिए वो दवा हम निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। एक दवा के दुकान में आप जब जाएंगे, और कहेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसका दवा मुझे दो, तो वो 2 मिनट के अंदर अपने शेल्फ में से दवा निकाल कर दे देता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहां पर रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको जानकारी दे दिया जाए कि ये दवा यहाँ है और ये दवा यहाँ है, तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। लाइक सेम, मतलब उसी तरीके से आपको अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर इसका इलाज है, दवा है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैं बताऊंगा कि कहां कहां है इसका इलाज, लीवर का इलाज यहाँ है, हार्ट का इलाज यहाँ है, किडनी का इलाज यहाँ है, तो आप बेशक तुरंत निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स को रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं, और इसको जो एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो इसका ट्रीटमेंट बोलते हैं। और जब ट्रीटमेंट आप करेंगे तो उसके पहले डायग्नोसिस होना चाहिए, रियली ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। हर चेस्ट पेन हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, हर हेडेक माइग्रेन नहीं हो सकता है, तो कैसे होगा? दूसरी बात, कहीं कहीं आज के वर्तमान मेडिकल साइंस में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। एग्जाम्पल देता हूं। बीपी, हाई बीपी के पेशेंट 190/110, ये बहुत हाई बीपी कहा जा रहा है, हाइपरटेंसिव है, ये अगर दवा खाकर नॉर्मल होकर किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाएगा। क्या करेगा डायग्नोस? जैसे स्टेथोस्कोप लगाएगा तो वो चेक करके बताएगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि दवा खाकर वो नॉर्मल करके आया। लेकिन अगर दवा नहीं खाकर जाते हैं तो डिटेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब
तो डायग्नोसिस को हम गलत साबित कर सकते हैं अगर मेडिसिन खाकर जाते हैं, कंट्रोल करके जाते हैं। तो स्टेथोस्कोप क्या बताएगा? आप सही हो। यानी जो 10 साल से दवा खा रहा है, पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, उसको अगर हम लोग दवा खिलाकर डॉक्टर के पास भेजते हैं, नॉर्मल करके भेजते हैं, डॉक्टर्स बताएंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन ये गलत हो गया डायग्नोसिस। लेकिन आप ऑर्गन का डायग्नोसिस करेंगे तो वो कितना भी दवा खाकर आए, कंट्रोल करके आए, नॉर्मल करके आए, आप बेशक बता पाओगे कि नहीं, आप पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव हो, बट आपने दवा खाकर कंट्रोल कर रखा है। तो दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। अद्भुत लग रहा है ना? तो ये भारत का ही देन। अब मुझे भी बहुत अद्भुत लगा था, चमत्कारी लगा था, और मैंने इसको प्रैक्टिस किया। और आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हजारों के संख्या में, हजारों हजारों के संख्या में, यूं कहिए हजारों 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 के संख्या में लोग को बेनिफिट हो चुका है, और लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम से लोग आके इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से कई लोग अभी इस सेशन में भी मौजूद हैं। जब यहाँ पर 100% दिखाई दे रहे हैं, इस 100% में वो लोग भी मौजूद हैं। तो मुझे नहीं पता ये 100 से ज्यादा है कि नहीं इसमें संख्या, लेकिन 100 तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं, ये इंट्रो पार्ट खत्म किया। मैंने आपको बताया ये भारत का देन है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको बताया कि ये जो है नॉट ओनली प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट एंड ठीक कर सकता है। और मैंने आपको ये बताया कि आप सब कोई बढ़िया से इसको सीख सकते हैं, आप सब कोई इसको सीख कर लोगों को ठीक कर सकते हैं विदाउट इंसर्टिंग अ निडल। बिना कोई निडल इंसर्ट किए आप रिजल्ट दे सकते हैं, बिना कोई दवा खिला के आप रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने कहा रिजल्ट दे सकते हैं, मैंने यूं नहीं कहा कि कल से ही आप बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएंगे, बल्कि मैंने ये कहा बी योर ओन डॉक्टर, खुद बने अपने चिकित्सक, और प्रैक्टिस 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 करते रहे। शायद ये आज का जो दिन है, आपका जो आज का जो सेशन है, सुबह उठकर ये सेशन में आप लोग आए हैं, तो शायद ये ऐतिहासिक हो जाए, कुछ बढ़िया काम कर दे, किसी व्यक्ति के काम आ जाए, राइट? तो चलिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इंट्रो मैंने खत्म किया है। अब मैं डायरेक्टली टॉपिक में आता हूँ। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ऑर्गन का नाम बताऊंगा कि उस ऑर्गन को कैसे, कौन कौन ऑर्गन को अभी फिलहाल इस 3 दिन में हम लोग टच करेंगे, क्योंकि एक दिन में पीएचडी नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे चलना चाहिए, ताकि यहाँ आए और यहाँ रहे, राइट? तो पेपर पेन आपके पास होगा, आपके पास स्क्रीनशॉट का तरीका होगा, जो भी आप करें। मैं तो ऐसे स्क्रीनशॉट में हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मोबाइल में रह जाता है और एक दिन मोबाइल हैंग कर जाता है। और लेकिन आप अगर नोट करेंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो यहाँ जाएगा डायरेक्टली। तो खैर एनीवेज, जो आपको सही लगे आप करें। और पीपीटी प्रेजेंटेशन में कुछ ऑर्गन्स का नाम आएगा, उसके बाद उस पॉइंट्स को, मेरे हिसाब से 100 तक ये इसमें जगह है, 100 पार नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग हालांकि हो रहा है, बाद में किसी को जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजर आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो और पॉइंट्स होते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं, उसको कैसे डायग्नोस करें, इस पे बात करेंगे। तो चलिए पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। और पॉइंट्स को जब जान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कहां पर है, तो फिर ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पे, मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे आप फोकस कीजिए, और वहां पर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के तहत मैं आपको धीरे धीरे आगे ले जाऊंगा। ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे नाम आ रहा है, और ये एक हाथ का फोटो है। आप गौर से देखिए,
अब इस फोटो को देखें कि फोटो क्या बता रहा है। बहुत लोगों के लिए ये फोटो जो है अजीबोगरीब लगता होगा। फोटो में ऑर्गन कैसे आ सकता है? फोटो में आंख दिखाई दे रहा है, फोटो में पैर दिखाई दे रहा है, किडनी दिखाई दे रहा है, हार्ट दिखाई दे रहा है, स्पाइन दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात। तो मैंने पहले ही कहा कि बल्ब कहीं जल रहा है, स्विच कहीं और है, ऑर्गन कहीं और है, उसका स्विच रिफ्लेक्स पॉइंट में हाथ में दिया हुआ है। ये लेफ्ट हैंड है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा जो आप नोट कर सकते हैं। डायग्नोसिस जो होगा वो लेफ्ट हैंड के इनसाइड एंड आउटसाइड से होगा, और जो ट्रीटमेंट करना है वो दोनों हाथ और दोनों पैर से होगा। बॉडी में भी बहुत सारे पॉइंट्स रहता है, उससे भी होगा। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे। वो टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करना है, बल्कि काम पे ध्यान देना है ना, रिजल्ट्स पे ध्यान देना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा, कुछ नेम्स दिखाऊंगा, जो नेम्स आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप देख सकते हैं सर्वाइकल, थोरसिक, लंबर। तो सर्वाइकल हो गया गर्दन, थोरसिक हो गया पीठ, और लंबर का मतलब हो गया कमर। तो अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो बीमारी का नाम है, वो हो चुका है या होने वाला है, तो सर्वाइकल पार्ट के डायग्नोसिस से पता चल सकता है कि है या अथवा होने वाला। थोरासिक का जब डायग्नोस करेंगे तो मैं और आप पता लगा सकता हूं कि पीठ से रिलेटेड कोई दिक्कत है या नहीं। लंबर का अगर डायग्नोस करेंगे तो मैं आपको ये बता पाऊंगा, या आप अगर डायग्नोस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कमर दर्द या किसी तरह कोई नस दब रहा है कि नहीं, या कोई ऐसी दिक्कतें है कि नहीं कमर से रिलेटेड। तो ऑर्गन का डायग्नोसिस हम सब कोई मिलकर करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये डायग्नोसिस का चैप्टर है, आप देख लो अपने स्क्रीन पर। 26 तरह का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यहाँ दिया हुआ है। इस पे हम लोग फोकस करेंगे आज। हमारे पास लगभग अभी 40 मिनट्स है, या यूं कहिए 50 मिनट्स कर सकते हैं। इस 50 मिनट्स में हम सब कोई कोशिश करेंगे इसमें एक साइड का जो 1 to 13 है, उसमें से लगभग 10 या 12 चीज हम लोग आज कवर कर ले, डायग्नोसिस कर ले, यानी डायग्नोस का पॉइंट्स पता चल जाए। और कैसे करेंगे, मॉडर्न तरीके से कैसे करेंगे, वो आने वाले यानी परसों तक हम लोग बात करेंगे। पहले पॉइंट्स तो पता चल जाए, पहले ट्रेडिशनल पॉइंट तो पता चल जाए, फिर मॉडर्न वे में कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो मैं आपको 8 तारीख को बताने की कोशिश करूंगा, या 10 तारीख को, क्योंकि 6, 8 और 10 का सेशन है। 6 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख। अब आता है कि मैं इसको क्यों डायग्नोस कर रहा हूं। मैं इसीलिए डायग्नोस करूंगा कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स पता चले। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये आपके हाथ है। लेफ्ट हैंड को सबको जहां जहां है वहां आप अपना हाथ को ऐसे उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, राइट। तो इसको ऐसे कर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज कॉल्ड इनसाइड, YIN। जो टेक्निकल टर्म है मैं उस पर जा रहा हूं, और इसको कहते हैं यांग साइड। लेकिन इस पे जाना नहीं है, हम लोग भारतीय पद्धति के हिसाब से चले अगर, तो ये
हमारे हथेली के अंदर की भाग है और ये बाहर की भाग है। ये पाम है, राइट, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये जो हाथ का, आपका हाथ है, उसमें आप देखेंगे ये लाइट कलर है और ये डार्क कलर है। आप अपना हाथ को देखिए, ये आपका लाइट कलर है और ये डार्क कलर है। आप अपना अपना हाथ देखते रहे, और जहां पर ये लाइट कलर और डार्क कलर का इंटरसेक्शन है वो है ये, वो है ये। तो मैं यहां पर एक पेन से मार्क कर देता हूं, ये मैंने बना लाइट कलर एंड डार्क कलर का इंटरसेक्शन, आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन, राइट। देखिए बढ़िया सा, तो ये जो इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन को आपको ट्रीट कर, डायग्नोस करना है। कैसे होगा? तो पहले तो जाने कि ये इंटरसेक्शन है क्या। तो जैसे हर घर में एक पिलर होता है, 2 पिलर होता है, 10 पिलर होता है, या 50 पिलर हो सकता है। उस पिलर के सपोर्ट से ये मकान खड़ा है। तो ये पिलर हमारे शरीर का है, मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे शरीर का पिलर है। अगर वो झुक जाए ऐसे तो शरीर ऐसे हो जाए, वो स्ट्रेट रहे तो आपका शरीर स्ट्रेट रहे। तो उस पिलर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो उस पिलर का रिफ्लेक्स पॉइंट, मैंने आपको पहले ही कहा, स्विच, रिफ्लेक्स पॉइंट, प्रतिबिंब बिंदु। हम लोग यहां से इसको, उसमें अगर कोई दिक्कतें हैं उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, वहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आपके रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्स पॉइंट, और कहां पर है? लाइट कलर, डार्क कलर के इंटरसेक्शन। ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्पाइनल कॉर्ड में, जैसा अभी अभी कुछ नाम हम लोगों ने देखा था, उस नाम में आ रहा था सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर। तो सर्वाइकल गर्दन, थोरासिक पीठ, और लंबर कमर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से यहां ये सर्वाइकल का जो रेड डैश मैंने दिया, आप अपने अपने हाथ में ही बना सकते हैं, डायग्राम में भी बना सकते हैं। ओके, क्लियर? अगर फोटो या वीडियो या मैसेज पे कोई वीडियो या आवाज में दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सही जा रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा शायद, लेकिन मे बी अभी सही। ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहां से यहां ये सर्वाइकल का रिफ्लेक्स पॉइंट, यहां से डायग्नोस करेंगे। मतलब कल जब मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे डायग्नोस किया जाता है मॉडर्न तरीके से, मशीन के जरिए, लेकिन उससे पहले पॉइंट तो पता चल जाए। ये है पॉइंट। तो इस जगह पर जब हम सब कोई उस डिवाइस को ले आएंगे मॉडर्न तरीके से, और ट्रेडिशनल तरीके से तो हाथ से करते थे, तो उसमें कुछ कमियां होती थी, एरर आता था। तो अब मैं इसको यहां से यहां ऐसे ले जाऊंगा, तो वहां से पता चलेगा इस जगह से कि एग्जैक्टली ये सर्वाइकल में प्रॉब्लम है कि नहीं।
और तब उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो डायग्नोसिस फर्स्ट, तो जगह कहाँ है, दवा कहाँ है, फिर दवा को निकालेंगे कैसे और खाएंगे कैसे, राइट। तो यहाँ तो दवा है नहीं, यहाँ यही दवा है। तो यहां से यहां डायग्नोस्टिक पार्ट होगा। ऑफ सर्वाइकल। अब आते हैं पीठ का डायग्नोसिस का पॉइंट। यहां से यहां ये हो गया आपका, मतलब यहां से यहां इतना दूरी जो है, ये पीठ का रिफ्लेक्स पॉइंट, प्रतिबिंब बिंदु। आप अपने स्क्रीन पर देखें, मेरे हिसाब से क्लियर है। राइट। और यहां से यहां ये तीसरा मैंने बताया, ये लंबर एरिया यानी कमर का डायग्नोस्टिक पॉइंट, डायग्नोसिस का पॉइंट। ट्रीटमेंट का पॉइंट बाद में, ट्रीटमेंट कैसे होगा बाद में, पहले डायग्नोसिस हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो 3 पॉइंट है, मैंने अभी नंबर नाम दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो नंबर 1 सर्वाइकल का ये डायग्नोसिस का प्लेस, ये थोरासिक का प्लेस यानी पीठ को डायग्नोस करने का जगह, और यहाँ पर कमर का। अब कल परसों जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायग्नोस करेंगे, तब आपको याद होना चाहिए कि वो पॉइंट्स कहाँ था। अब पॉइंट्स ही नहीं पता रहेगा तो डायग्नोस कहाँ करेगा, राइट। तो अगर सामने वाले को मुझे चेक करना है, या अपना, सबसे पहला पेशेंट तो हम लोग खुद है, बी योर ओन डॉक्टर। अगर हम लोग अपना डायग्नोस करना चाहिए या किसी और का डायग्नोस करना चाहिए, तो उसको सबसे पहले उसके, अगर उसके सर्वाइकल या पीठ या कमर को देखना है कि ठीक ठाक है कि नहीं, कोई दिक्कतें है कि नहीं, तो वहां नहीं देखना है, डायग्नोस वहां नहीं होगा, डायग्नोस यहां से करें। तो यहाँ इतना दूरी में उस डिवाइस को लाएंगे, और अगर डिवाइस डिटेक्ट किया तो यहाँ पर पता चल जाए कि इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। अब वो बहुत ज्यादा बताएगा डिवाइस, तो उसको वर्तमान यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, और थोड़ा बहुत बताएगा इंटेंसिटी। तो आप तो अभी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, या आपके जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप बता पाएंगे कि आपको आने वाले 3 महीना या 6 महीना के अंदर सर्वाइकल का जबरदस्त प्रॉब्लम होने जा रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, वो नेम ऑफ अ डिजीज है, लेकिन आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने जा रहा है। अगर आप प्रिवेंट करना चाहो, प्रिवेंट कर सकते हो, और नहीं तो वेट एंड वॉच करो, जिस दिन बीमारी होगी उस दिन दवा करा। तो ये है आपका तरीका। तो डायग्नोसिस होना चाहिए। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, प्रेजेंट होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे, और फ्यूचर का होगा तो प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपके पास कौन आएगा और डॉक्टर के पास कौन जाएगा? डॉक्टर के पास वो जाएगा जो बीमार है, 20% ऑफ द सोसाइटी। आपके पास कौन आएगा? 20% जो बीमार है, और 80% वो लोग जो बीमार नहीं पड़ना चाहते, यानी 100% ऑफ द सोसाइटी। तो सोचो कैसा काम हो सकता है। आप में से कई लोग 3 दिन का सेशन के बाद इच्छा जाहिर करेंगे ऑर्गेनाइजर को कि सर हम लोग इसको आगे सीखना चाहते हैं, मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ या कैरियर बनाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना हो। तो बेशक आपका आपका वेलकम, वो लोग आपको बताएंगे कि क्या तरीका है, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आपको अवेयर करूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं। तो चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। फिर से उस स्क्रीन को आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर लाता हूं। 1, 2 एंड 3 अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है बेसिक तरीके से। सर्वाइकल का डायग्नोस्टिक पॉइंट कहां पर है, थोरासिक यानी पीठ का डायग्नोस्टिक पॉइंट कहां है, और लंबर यानी कमर का डायग्नोस्टिक पॉइंट कहां। अब 3 पॉइंट और उठाता हूं। साइटिका, आई एंड ईयर।
साइटिका, आई एंड ईयर। तो साइटिका, आई एंड ईयर, राइट। तो साइटिका क्या हो गया? तो साइटिक नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो कमर में आप देख सुने होंगे कि कमर से कोई नर्व नीचे तक जा रहा है, और जब पेन होता है तो असहनीय दर्द होता है। यानी अगर दर्द का परिभाषा किसी से पूछे तो पूछिए साइटिका वाले, वो बताएंगे कि क्या दर्द क्या होता है। तो कमर के साइड से लेते हुए एकदम सीधा एंकल तक चला जाता है, वो लॉन्गेस्ट नर्व हो। तो साइटिक नर्व में जब दिक्कतें होगी दैट इज साइटिका, यानी शियाटिका, जो भी नाम आप यूज करना चाहे। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहां पर है और वो ठीक कैसे हो सकता है। तो शियाटिका का जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा वो हाथ के इस तरफ नहीं, हाथ के इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड के पाम के बैक साइड में, राइट, बैक साइड। तो यहाँ पर जो 100 लोग आज यहाँ मौजूद हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग बाहर में भी होंगे, लेकिन 100 का जगह है इसलिए 100 लोग बहुत सही है। 100 भी 100 ही होना चाहिए, सीरियस लोग 100 ही होते हैं। तो 100 लोग को मैं यही कहना चाहूंगा कि शियाटिका के लिए पेन किलर हमेशा काम नहीं करेगा। आप खुद डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे पहले डायग्नोस्टिक पॉइंट पता होना चाहिए। तो अपना अपना हाथ को कुछ इस प्रकार कर, ऐसे कर, और इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस जगह ध्यान। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है शियाटिका बीमारी का या साइटिक नर्व का रिफ्लेक्स पॉइंट। तो बीमारी मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप साइटिका समझते हैं या शियाटिका आप समझते हैं, क्योंकि बीमारी पहले आ चुका है। और मैं आपको शियाटिक नर्व का रिफ्लेक्स पॉइंट बता रहा हूं। अगर इसको आप डायग्नोस कर लिए कि सच में कमर का दर्द है या शियाटिका है, ये आप पता लगा सकते हैं। हर कमर का दर्द शियाटिका नहीं है, तो ये आपको समझना है, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, कमर से डायरेक्टली नहीं है, वो थोड़ा सा साइड से स्टार्ट होता है। लेकिन पता तो होना चाहिए कि यह सच में सियाटिका है कि नहीं। अब है नहीं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो काम तो करेगा नहीं। तो ये 4 नंबर जो सियाटिका लिखा हुआ था, इसका ये रिफ्लेक्स पॉइंट जिससे हम डायग्नोस करेंगे, यानी डायग्नोस्टिक पॉइंट। प्रॉब्लम कहीं और है, डिटेक्ट कहीं और करें। तो ये भारतीय पद्धति के तहत इसको हम लोग सीख रहे हैं और मॉडर्न तरीके से डायग्नोस करेंगे और उसको सीखेंगे परसों से, राइट। तो आज दवा कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी होगी। तो सियाटिक नर्व का पॉइंट मैंने बता दिया। अब वहां पर वो डिवाइस डिटेक्ट किया तो सियाटिका है, नहीं डिटेक्ट किया तो नहीं है। लेकिन अगर डिटेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे थोड़ा कम इंटेंसिटी बता रहा है, तो उस स्थिति में आप अनुमान नहीं, कंफर्म बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनको सियाटिका हो जाएगा। जल्दी से प्रिवेंट करो, रोक लो। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको होगा, तब वो दौड़ के आपके पास आएगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं चलो मुझे रोक लो, मतलब प्रिवेंट कर दो, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बता रहा है, दैट मीन्स कि प्रेजेंटली ये प्रॉब्लम उसको हो चुका है। आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, पूछने का भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली बोलिए क्या आपको सियाटिका है, तो बोलेगा हाँ। और ताज्जुब करेगा कि इसको कैसे पता, इसने ना एक्सरे कराया ना एमआरआई कराया, इसको कैसे पता। भारतीय पद्धति, मॉडर्न तरीका, राइट। आगे बढ़ते हैं। ईयर एंड आई का पॉइंट साइन। तो आपके स्क्रीन पे मैंने अभी अभी देखा था 5 नंबर आई है और 6 नंबर ईयर है। तो सबसे पहले आई को उठा, आई का डायग्नोसिस का पॉइंट, ओबियस लेफ्ट हैंड में ही होगा।
जबकि आंख कहाँ है, यहाँ, राइट, लेकिन उसका रिफ्लेक्स पॉइंट आपके हाथ पे। तो मैं आपको 2 पॉइंट दिखा रहा हूं, ये है पॉइंट, ये है। आपको करना क्या है, इस पॉइंट से डायग्नोस करना। किस तरीके से, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 8 तारीख, लेकिन ये जो जगह है ये याद रखें, मिडिल फिंगर में जो ये जो लाइन है, रेखा लाइन, उसके ठीक नीचे। तो ये जो थंब साइड में होगा वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट आई का रिफ्लेक्स पॉइंट है, और जो ये स्मॉल फिंगर यानी कानी उंगली की तरफ है तो वो राइट, ये लेफ्ट आई का रिफ्लेक्स पॉइंट है, ये राइट आई का रिफ्लेक्स पॉइंट। तो मैं आपको यहां से बताता हूं, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर जो आंख के डॉक्टर होते हैं वो ऑर्थो नहीं देखता है, यानी हड्डी का प्रॉब्लम नहीं देखेगा। जो हड्डी के डॉक्टर है वो पेट का प्रॉब्लम को नहीं देखेगा, लेकिन आप जो है क्या क्या देखोगे, सब कुछ, यानी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। आपके लिए ये ह्यूमन बॉडी एक है, तो डॉक्टर भी एक होगा, राइट। तो ये आपका पॉइंट। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कि आई का पॉइंट कहां पर है, डायग्नोस्टिक पॉइंट कहां पर। तो ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी, सर्वाइकल, लंबर, सॉरी थोरेसिक, लंबर, सियाटिका एंड नाउ आई। तो 5 नंबर में हम लोग जानेंगे, सॉरी 5 नहीं, 6 नंबर, मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए, राइट। तो ईयर, ईयर के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ऑफ कोर्स यस, ओनली लेफ्ट हैंड, डायग्नोस्टिक पार्ट ओनली लेफ्ट हैंड। अगर किसी को लेफ्ट हैंड नहीं होता है, मान लीजिए नहीं है, कट गया, एक्सीडेंट में चला गया, तब राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, व्हाई लेफ्ट हैंड, बिकॉज इट इज नियर टू हार्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईयर। तो ऐसे ओरिजिनली वीडियो थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है कहीं कहीं, हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब सही हो गया। आई के बगल में ईयर, आई के बगल में ईयर ओरिजिनली, यहां पर भी एग्जैक्टली वैसे ही। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये ब्लू वाला आई का है, और यहां पर रेड से मैंने आपको बना दिया ये, आपको पता नहीं अब दिखाई दे रहा होगा, यहां देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेड वाला है, रेड वाला जो है वो ईयर का पॉइंट है, डायग्नोस्टिक पॉइंट। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, आ रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, वैसे रुक नहीं रहा है, रुक रुक के आ रहा है नहीं। तो वो आप देख सकते हैं, ये रेड वाला यहाँ पर थंब साइड, ये लेफ्ट ईयर का होगा, और ये जो इधर देख रहे हैं ये राइट ईयर का डायग्नोस्टिक पॉइंट। अगर मुझे पता लगाना है
कि लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है कि राइट आई में, या लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है कि राइट ईयर में, तो हम कौन कौन सा पॉइंट्स, हम लोग कौन कौन सा पॉइंट को डायग्नोस करेंगे। तो जैसे ही आई का मैंने बता दिया, वैसे ही ईयर का भी बता रहा हूं। ये लेफ्ट ईयर, ये राइट ईयर, ये लेफ्ट आई, ये राइट आई। तो ब्लू वाला आई का मैंने बना दिया और रेड वाला ईयर का बना दिया। आप फिर से देखो, ये ब्लू वाला आईज का है, थंब साइड में लेफ्ट आई का डायग्नोस्टिक पॉइंट, और कानी उंगली साइड में राइट आई का डायग्नोस्टिक पॉइंट। अब मैं उंगली को ऐसे किया तो यहाँ रेड आ गया, ये ईयर का रिफ्लेक्स, सॉरी डायग्नोस्टिक पॉइंट, और ये जो इस तरफ पता नहीं, ये हो गया लेफ्ट ईयर का डायग्नोस्टिक पॉइंट। देख लीजिए, हम साइड लेफ्ट और लेफ्ट आई और लेफ्ट ईयर का रिफ्लेक्स पॉइंट, इस उंगली कानी उंगली के साइड में राइट आई और राइट ईयर का रिफ्लेक्स पॉइंट। मैं समझता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग। तो मैंने बहुत साफ तरीके से ब्लू एंड रेड से बता दिया। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, और कल जब, सॉरी परसों जब हम लोग आएंगे यहाँ पर फिर मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पहले तो जो रेस्ट छूट जाएगा उसको क्लियर करेंगे, और फिर कैसे डायग्नोस करेंगे मॉडर्न तरीके से, वो बताया जाएगा, ताकि एरर नहीं हो, ह्यूमन एरर की कमी हो, और आप एग्जैक्टली सही चीज बता सकें। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से उस स्क्रीन को लाते हैं। ये आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। आप देखो कि इसके बाद आता है टीथ, हैंड, शोल्डर, 7, 8, 9। टीथ, हैंड, शोल्डर। तो चलो 30 से शुरू करते हैं। टीथ, दांत। तो ओरिजिनली कहां पर दांत होता है? आंख के नीचे। इससे पहले ये टीथ का पॉइंट अभी आने वाला है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको वो जो डायग्राम हाथ वाला दिखाए थे, वो मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूं, और आप देखें कि जो जो मैं बता चुका हूं वो एग्जैक्टली कहां पर है। तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली लाइव यहाँ बता दिया अपने हाथ पर। और इसको आप डायग्राम में कैसे देखो, तो आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप देखो, गौर करो। मैंने सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया, ये आपके स्क्रीन पर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। उसके आगे जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं। ये रीढ़ की हड्डी, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया साइटिका। तो यहाँ पर साइटिक नर्व का पॉइंट है, आप देखो, ये क्लियर है? ओके, राइट। तो ये आपको मैंने दिखाया कि ये रीढ़ की हड्डी, ये साइटिका मैंने बताया। अब उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा आई का और ईयर का, राइट। तो इसको मैं अभी आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं। शायद आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। अब आप गौर से देखो, ईयर एंड आई। मैं थोड़ा जूम कर दिया आपके लिए। आ गया? क्लियर?
अब इस जगह को देख, बीच में आई ईयर, क्लियर। तो चलिए इसको मैं हटा दूं। अब आते हैं, इसको मैं इसी लाया कि ताकि आपको पता चले कि मैंने जो बताया वो एग्जैक्टली कहां पर है, ये सब आपको पता चले। अब आते हैं टीथ। तो टीथ का ये भाग है, ये जो रेड बना हुआ है, आप गौर से देखो। अपने हाथ पे अगर डायग्राम बना रहे हो जैसे मैं बना रहा हूं तो बेस्ट, और नहीं तो एक डायग्राम अपने कॉपी में पेन में तभी होगा। हमेशा स्क्रीनशॉट काम नहीं करता है, मतलब बाद में काम नहीं आता है। जो डायग्राम आप बनाओगे वही काम करेगा, बट एज यू विश। ये हो गया आपका टिथ, अपर टिथ लोअर टिथ का दोनों का पॉइंट्स बना हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे कोशिश करता हूं, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये अपर टिथ लोअर टिथ, अपर टिथ किधर है, लेफ्ट साइड आपके स्क्रीन पर, और लोअर टिथ राइट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब अपर टिथ अंगूठा साइड, थंब साइड, और लोअर टिथ कानी उंगली साइड। आप गौर से देखो, आपके बीच में वो स्क्रीन के बीच में आ रहा है अपर टिथ लोअर टिथ, अपर टिथ लोअर टिथ वो आ रहा है। अपर टिथ थंब साइड, लोअर टिथ का डायग्नोस्टिक पॉइंट स्मॉल फिंगर यानी कानी उंगली साइड। ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट। तो आज तो पता चल रहा है डायग्नोस्टिक पॉइंट है कहाँ। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। फ्लाइट और ट्रेन तो पकड़ना है नहीं, राइट। तो धीरे धीरे चल, लेकिन टाइमिंग का रिगार्ड करना है, और टाइम को एग्जैक्टली टाइम में शुरू, एग्जैक्ट टाइम में खत्म हमें करना। क्लियर। तो अपर टीथ एंड लोअर टीथ दोनों पता चला। अब ये अपर टीथ ये हो गया, और लोअर टीथ यहाँ। कहाँ प्रॉब्लम, दांत में दर्द है कहाँ, अपर लोअर लेफ्ट राइट कहाँ, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। जब हम लोग और डीपली एंटर करेंगे तब आप अपर टीथ में लेफ्ट में कि राइट में वो तक आप पता लगा सकते हैं। लोअर टीथ में लेफ्ट साइड की राइट साइड आप वो पता लगा सकते हैं, कि बीच में आप पता लगा सकते हैं। बहुत डीपली अगर एंटर करेंगे तो कौन सा दांत में है वही बता सकते हैं। जैसे सर्वाइकल पार्ट, यहाँ 7 हड्डियां होती है, तो यहाँ 7 भाग करेंगे तो सातों हड्डी पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़। शोल्डर एंड हैंड, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मैं फिर से उसको लाने की कोशिश कर रहा हूं। शोल्डर एंड हैंड, उस पॉइंट को, ये आ चुका है आपके स्क्रीन पर। 8 नंबर में हैंड है और 9 नंबर में शोल्डर है, इस पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर में हैंड है और 9 नंबर में शोल्डर। तो हैंड मतलब ये लेफ्ट और राइट हैंड, राइट, लेफ्ट एंड राइट हैंड। दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माय राइट हैंड। तो हमारे हाथ में कहाँ दिक्कत है, क्या फिंगर्स में है, क्या रिस्ट में है, क्या एल्बो में है, या इधर है यहाँ, और या फिर शोल्डर में है। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ उसका रिफ्लेक्स पॉइंट यानी डायग्नोस्टिक पॉइंट। लेफ्ट हैंड, ट्रीटमेंट दोनों हाथ से होगा, दोनों पैर से, बट डायग्नोसिस लेफ्ट हैंड से, मॉडर्न तरीका, मॉडर्न। तो सबसे पहले हैंड बता दूं, ये उंगली को देखें आप, इस उंगली,
यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, मतलब ये अगेन थंब साइड में लेफ्ट हैंड का रिफ्लेक्स पॉइंट, डायग्नोस्टिक पॉइंट, और राइट साइड में यानी कानी उंगली साइड में राइट में राइट हैंड का साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो हाथ का डायग्नोस्टिक पॉइंट। अब आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि एल्बो में दिक्कत है, फिंगर्स में दिक्कत है, रिस्ट में दिक्कत है, या हाथ के शुरुआती जगह में दिक्कत है, आप बता सकते हैं बिना पूछे, बिना एक्सरे आप बता सकते हैं। तो इस हाथ को आप देख लीजिए और ऊपर में फिंगर्स है, ये जो मैंने वी बनाया ये फिंगर्स का जगह है, ठीक है, ये जो वी बनाया मैं वो फिंगर हो गया, और ये जो मैं गोल बना रहा हूं ये एल्बो हो गया। ये गोल जो मैंने बनाया ये एल्बो हो गया, और ये जो नीचे का जो दो भाग हो गया वो यहाँ है। तो ये हो गया आपका फिंगर्स, एल्बो एंड जस्ट शोल्डर के नीचे, यानी यहाँ ये पार्ट। तो अगर उस डिवाइस को हमने लाया और यहाँ पर टच किया और कुछ नहीं होता है, इंटेंसिटी यहाँ बताने लगता है, तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड के लेफ्ट एल्बो में इनको दिक्कत है। और अगर ज्यादा इंटेंसिटी बताया तो अभी है, और अगर कम इंटेंसिटी बताया तो ये स्टार्टिंग हो चुका है। तो जहां प्रॉब्लम है उसको वहां से ठीक करना। तो खैर उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो एग्जैक्ट पता चला आपको कि कहाँ डायग्नोस्टिक पॉइंट हुआ। दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स यहाँ है, राइट हैंड के फिंगर्स यहाँ है, लेफ्ट हैंड के एल्बो का डायग्नोस्टिक पॉइंट ये है थंब साइड में, और राइट हैंड के रिफ्लेक्स पॉइंट, डायग्नोस्टिक पॉइंट ये कानी उंगली साइड में, और ये हैंड के शुरुआत का जगह। क्लियर, हैंड हो गया। अब शोल्डर, ये भाग ये कहाँ आएगा, बैक में चले जाए, हाथ के इधर और इधर, तो इस उंगली के बैक साइड, इधर हम लोगों ने साइटिका देखा था बैक साइड में, उसी में कानी उंगली में लेफ्ट एंड राइट देख लीजिए। मैं अभी डायग्राम दिखा देता हूं आपको ओरिजिनल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपने डायग्राम बना लीजिए। दिस इज योर शोल्डर का डायग्नोस्टिक पॉइंट, शोल्डर का डायग्नोस्टिक पॉइंट। क्लियर, तो शोल्डर का डायग्नोस्टिक पॉइंट। अब मैं फिर से उस फोटो को लाता हूं आपके साथ। आपके हाथ का फोटो में हैंड का फोटो देखें आप, हैंड मैं आपको जूम कर देता हूं आपके स्क्रीन पर। हैंड दिखाई दे रहा है, ये हैंड का ऊपर में फिंगर्स है, बीच में एल्बो है, और वहां नीचे की ओर, यानी हाथ ऐसे किया हुआ, नॉट ऐसे बट ऐसे। तो आप गॉड्स करें। तो ये हो गया क्लियर। मैं अगर आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ तो मैं आपको, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट आपके स्क्रीन पर। ये लेफ्ट, ये राइट। क्लियर, ओके। अब शोल्डर, ये जगह आपको आप देखो, ये जगह, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं।
राइट। ये अब क्लियर है जैसा मैंने बताया था, ये क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट में क्या है। लेग बोन, लेग मसल, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट। अब देखते हैं ये चारों हो पाता है कि नहीं। लेग बोन, लेग मसल, लेग बोन एंड लेग मसल को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो यहां पर ये लेग है, ओके। ये इस रिंग फिंगर में आप देख सकते हैं, ये हो गया लेफ्ट पैर का डायग्नोस्टिक पॉइंट और ये राइट पैर का डायग्नोस्टिक पॉइंट। फिर से वो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अंगूठा साइड में लेफ्ट और इस काने उंगली में के साइड में राइट। तो कौन सा लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और इसमें भी उल्टा है, पैर ऊपर की ओर, मतलब एंकल कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ये देखिए जो मैंने ऊपर की ओर दिखाया दैट इज एंकल। और यहां पर नी कहां पर आएगा, यहाँ, ये जो दोनों गोल बनाया ये नी बना दिया, नी, राइट। देखिए तो ये नी हो गया, ये एंकल हो गया। अब ओरिजिनली मैं आपको फोटो दिखा दूं, ये तो एक्चुअली ओरिजिनल तो ये हुआ, उसका पिक्चर मैं आपको दिखा दूं। आपके स्क्रीन पर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये राइट है, ये लेफ्ट है एंकल, ये राइट नी है, ये लेफ्ट नी है। राइट, क्लियर। फिर से ये एंकल है, ये नी है, और आप अपना जूम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ये हो गया लेग बोन। अब लेग मसल्स, आपका जो प्रॉब्लम है वो लेग के, पैर के हड्डी में है कि हड्डी के मसल में, सॉरी लेग के मसल में, पैर के हड्डी में है कि पैर के मसल में। तो पैर का हड्डी वाला पॉइंट अभी मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा मसल, पैर के मसल में है कि ये है मसल का जगह, रिस्ट के पास, ये लेफ्ट पैर का मसल, ये राइट पैर का मसल। इसको आप बनाए, यहां से डायग्नोस्टिक पॉइंट लेफ्ट का, यहां से डायग्नोस्टिक पॉइंट राइट का। ये क्लियर, ये चीज जो फोटोग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये जो बना चुके हैं या वो वाला फोटो आ जाएगा स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, उसको देखकर समझ लेना है
कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, बट उससे ये नहीं पता चलेगा कि ठीक कैसे करें या डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अभी तो पॉइंट पता चल रहा है। अब आपने हार्ट का पॉइंट देखा होगा 3 जगह पे, तो 3 हार्ट तो होता नहीं है शरीर में, उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इस तरीके से बुक्स तो बाजार में मिलते हैं, लेकिन पढ़ लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उसको प्रैक्टिस करना। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बिकम, राइट। आप परफेक्ट उतना जल्दी बनोगे। तो पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए, पॉइंट्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब मेरे पैर में दर्द है मसल में, और मैंने हड्डी वाला पॉइंट पे ट्रीटमेंट करता है, नहीं आएगा। तो डायग्नोसिस होना चाहिए, यहाँ पर टच किया तो लेग बोन्स, यहाँ टच किया तो लेग मसल, ये पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में और क्या क्या है। हमारे पास अभी 5-7 मिनट टाइम है। हम लोगों ने शुरू किया था 7:05 या 10 में, तो हमारे पास 5-10 मिनट टाइम। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर 12 नंबर और 13 नंबर, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मौत का कारण 2-3 होते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट। आज के दिन में सब बहुत ज्यादा डेथ बहुत 3-4 कारण से होता है, उसमें से एक मेन कारण है हार्ट, हार्ट प्रॉब्लम। और कम उम्र में कभी भी किसी वक्त हो सकता है, 30 साल, 35 साल, 25 साल, 40 साल, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 90 साल में ही होगा हार्ट का प्रॉब्लम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और 2 दिन पहले का घटना आपको पता ही है, सेलिब्रिटी का मौत भी हो जाता है 40 साल में, तो हार्ट प्रॉब्लम से। तो आप ध्यान देंगे कि इसको हमें डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि रियली प्रॉब्लम है कि नहीं हार्ट। तो पहला पेशेंट कौन, आप खुद। तो चलिए 12 एंड 13, 12 नंबर पॉइंट कोलेस्ट्रॉल एंड 13 नंबर पॉइंट हार्ट, इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट कहाँ है, लिपिड जिसको बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल करने से कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है। ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट आता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देना चाहूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि मैंने कहीं बना दिया, आपने कहीं बना लिया और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, फायदा नहीं करे। मतलब ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जस्ट सी। मैं उसको रेड कर देता हूँ, शायद दिखाई दे रहा हो, ये रेड कलर कर दिया। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्लू भी कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। ये आ गया। अब तो एग्जैक्ट आपको पता चल रहा है कि कहां पर है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब इसके लिए लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, तो उसका एक पूरा लाइन है ये बना हुआ। तो उस पर बहुत ज्यादा डीपली मुझे नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है फिर अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यहाँ घुसेगा नहीं। आज सिर्फ हार्ट तक रहेगा, तो परसों आके थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे और प्रैक्टिस चलता रहेगा, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर उस डिवाइस को हम लोग लाते हैं और यहाँ टच करते हैं मॉडर्न तरीके से, तो अगर डिवाइस ने कुछ इंडिकेट नहीं किया, दैट मीन्स कि योर लिपिड प्रोफाइल इज ओके, बट कुछ डिटेक्ट करता है हल्का सा,
दैट मीन्स कि द डेवलपमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रास्ते में है, इसको इमीडिएट चेक करना जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन आप जाके उसी समय लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ नहीं है, स्टार्टिंग हो गया। और स्टार्टिंग या ऑर्गेन या जो माने इनिशियल स्टेज बीमारी का, ये पता लगाने वाला कोई मशीन नहीं बना। सिर्फ प्रेजेंट पता चलेगा, क्या होने वाला है ये कोई नहीं पता लगा सकता है एक्सेप्ट डिस्पैथी, एक्सेप्ट डिस्पैथी। तो कोलेस्ट्रॉल डेवलप कर रहा है तो चेक करना जरूरी है, लेकिन नहीं चेक करते, मतलब चेक मतलब उसको रोक नहीं पाते तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी हायर साइड में दिखा रहा है तो आप जाकर लिपिड प्रोफाइल कराओ, चाहे जो कराओ वो आ जाएगा। दैट इज प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो हम लोग शुरू में ही बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों देखना है। तो ये जो पॉइंट है लिपिड प्रोफाइल का, ये कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है हार्ट के प्रॉब्लम जानने से पहले। यहाँ तो अगर यहाँ सबसे पहला पेशेंट हम लोग है, आप है, हम है, मैं हूं और आप हो, राइट। तो वहां पर यहाँ पर जैसे डिटेक्ट करेंगे उस डिवाइस से अपने को, अगर वहां आ जाता है हल्का हल्का इंटेंसिटी तो समझना पड़े, नॉट नेसेसरी कि वो लिपिड प्रोफाइल में आ जाएगा, बट शुरुआती है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, खान पान, दिनचर्या ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है, अलार्म दे रहा है। और ये अलार्म ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पता चल जाता तो ठीक हो जाते, पहले पता चल रहा है ना। और अगर यहाँ ज्यादा इंटेंसिटी बता रहा है तो दैट मीन्स कि डेवलप हो चुका है, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा ट्रीटमेंट का, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा इंटरनल का एक्सटर्नल, राइट। तो ये चीज आपको समझ, ठीक है, क्लियर। अब मुझे थोड़ा टेक्निकल इश्यूज लगता आ रहा है, खैर नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल पार्ट हो गया। तो लास्ट में आज का जो लास्ट 5 मिनट्स हमारे पास है उसमें हम लोग हार्ट पे बात करेंगे। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फिर से रिवीजन भी कर लेंगे अगले दिन 8 तारीख को। ओके, तो हार्ट का पॉइंट मेरे को 1.5 घंटा समय दिया गया था, 7 to 8:30। तो मैं 7:07 पे आया था। तो मैं आपको 5 मिनट और टाइम लूंगा और एंड कर आज का सेशन हार्ट का पॉइंट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। शरीर में हार्ट होता है एक, बट हम लोग उसको 3 भाग में बांटे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 3 भाग में, H1, H2, H3। H1 का मतलब जो पॉइंट मैं बताऊंगा, H1 उसका मतलब हार्ट का प्रॉब्लम का शुरुआती पॉइंट, यानी अगर H1 में डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी तो स्टार्टिंग हो चुका है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर H2 में आता है तो क्लियर कट है कि वो हार्ट का प्रॉब्लम मिड स्टेज में आ चुका है, अब तो बीमारी होगी ही। तो यानी शुरुआती स्टेज, इनिशियल स्टेज H1 का मतलब स्टार्टिंग हो रहा है, अभी आप बीमार नहीं हो, ईसीजी टीएमटी में नहीं आएगा, एंजियोग्राफी में नहीं आएगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर मिड स्टेज में आ गया, जो H2 का जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर वहां डिटेक्ट कर रहा है तो मिड स्टेज में आ चुका है हार्ट का प्रॉब्लम, अब ये बीमारी होगी ही होगी अगर रोक नहीं लो तो, अगर रोकथाम नहीं हुआ तो। और अगर H3 के पॉइंट में बता दूं और वहां डिटेक्ट कर गया तो कंफर्म आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो बेटर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, करेक्ट। उसके बाद तो आप है ही, आपका तो ट्रीटमेंट मस्ट है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है
सर्जिकल केस हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही 7:10 में कि सर्जिकल इमरजेंसी केस आपका काम नहीं है। एक्यूट एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आज के दिन में है वो आपका काम है, बट कुछ चीज नहीं। अब हाथ टूट जाए आपका काम नहीं। तो चलिए हार्ट H1, H2, H3 के साथ हम लोग आज का सेशन को एंड करेंगे। H1 का पॉइंट है ये, इस कानी उंगली में H1 का पॉइंट हो गया। आप अपने हाथ में डायग्राम बनाए, पेपर में बनाए, स्क्रीनशॉट ले, एज यू विश। H1 इस पर यहां अगर डिटेक्ट होता है और कहीं H2, H3 में नहीं होता है जो मैं बताने वाला हूं, तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग H2 और H3 एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एक बीच में है और एक यहां है, लेकिन मैं डायग्राम को लेके आना चाहता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा, आप कहां बनाएंगे। तो ये H2 और H3 का पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। दिस इज H1, this is H2 and this is H3. H1, H2, H3. H1 में डिटेक्ट करेगा तो शुरुआती स्टेज, H2 में डिटेक्ट करेगा मिड स्टेज, और H3 में डिटेक्ट किया तो यू आर अ हार्ट पेशेंट, आप एक हार्ट पेशेंट हो चुके हैं। तो प्रिवेंशन करना है तो H1, H2 में जैसे ही नजर आ जाए H1 अथवा H2 में, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का जो मतलब स्टेटमेंट है, इसको आप सही दिशा दिखा सकते हैं। और अगर H3 में आ गया तो ट्रीटमेंट का जगह आता है, यहाँ आप सपोर्ट ले सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आप जाके चेक कराएं, TMT कराएं, ECG कराएं, जो भी डॉक्टर बताएंगे, 99% चांस है कि वो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन H1, H2 में डिटेक्ट नहीं होगा। H1, H2 तो इनिशियल स्टेज और मिड स्टेज है, यहाँ वर्तमान बीमारी नहीं हुई है। और आजकल जो भी टेस्टिंग होता है ECG, TMT, ये सब वर्तमान चेक होता है, यानी प्रेजेंट, और आप तो फ्यूचर बता रहे हो। तो H1, H2 में प्रिवेंशन और H3 में ट्रीटमेंट, तीनों पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला पेशेंट हम सब कोई को पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारा हार्ट का सिचुएशन क्या है, ऑर्गन का डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। H1 में है कि H2 में है कि H3 में, क्या शुरुआती है, क्या मिड है, क्या कोई बीमारी है। बहुत बार पता नहीं चलता है, साइलेंटली अटैक करता है और हम बीमार हो जाते हैं और डेथ तक हो जाता है। तो साइलेंटली नहीं आने देने के लिए आज का जो सेशन था वेरी इंपॉर्टेंट, परसों का भी सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और 10 तारीख का भी सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। शायद मैं अपने इस 1.5 घंटा में किसी एक का जिंदगी बचा लूं, किसी को बेनिफिट दे दूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम किया और आपको भी वही काम करना। तो सबसे पहले अपने घर में अपने आप को और अपने परिवार के हर मेंबर्स को डायग्नोस करें, स्वस्थ रखें, ठीक रखें, और उसके बाद बाकी लोगों को अगर जरूरत पड़े तो देखें। थैंक यू वेरी मच आपके सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 40+ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी के लिए। ओवर टू यू तन्मय जी एंड द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। वेलकम बैक। आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। और हमने अभी तक मैं सबको म्यूट कर देता हूं। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं काइंडली म्यूट करके रखें। ठीक है, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि बीमारी जब आती है अक्सर 3rd या 4th स्टेज में आती है और हमको करने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। तो
हमेशा हमारा ये चेष्टा रहती है कि या सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि पहले पता चल जाता तो हम ये कर सकते थे। तो पहले पता चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि कई सारी चीज का डायग्नोसिस जो एलोपैथी में नहीं हो सकता है, आगे भी देखेंगे कि वो सब हो सकता है यहाँ पे। जैसे किसी को नींद सही नहीं होता है, इंसोम्निया बोलते हैं, उसका कभी डायग्नोसिस होता है? कोई ब्लड टेस्ट, कोई एक्सरे, कोई एमआरआई। आपको भूख सही लगता है कि नहीं, उसका कोई एक्सरे, एमआरआई या कोई ब्लड टेस्ट होता है? कॉन्स्टिपेशन है क्या, कोई श्योर शॉर्ट तरीका है पता करने का? तो मान लेते हैं आप बोलेंगे कि नहीं मेरा तो पेट साफ होता है, और हम डायग्नोसिस करके बता दें कि नहीं आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको लगेगा आप तो गलत बता रहे हैं, मेरा तो रोज पेट साफ होता है, हमेशा मेरा इतना ही होता है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि जितना क्लियर होना चाहिए था उसमें से 70% चला गया, 30% बच गया? या फिर आपका कोलन के वॉल में चिपक के रहा, वो पड़ा हुआ है अभी भी? तो अगर ये इंडिकेशन आपको पता चल जाए, तो अगर आप फाइब्रस फूड थोड़ा ज़्यादा लेंगे या फिर उसके लिए कुछ योगा एक्सरसाइजेस, व्यायाम कुछ करेंगे, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले पता चलना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट अटैक किसी को आने वाला है, ये भी हम लोग डायग्नोज करके बता सकते हैं कि इनका स्टेज 3rd स्टेज के बियॉन्ड चला गया है, तो इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो उनको और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और वो अपना अगर ध्यान रख लें तो हो सकता है हार्ट अटैक से बच पाए। ऐसे और इस तरह के कई सारे और बहुत इम्पोर्टेंट और आंख खोल देने वाली जानकारियां आपको मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों में से किसी को अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं आंसर करूंगा। बहुत अच्छा है। लग रहा है किसी को डाउट नहीं है। अगर आप सोचिए, घर में हम लोग परसों फिर मिलने वाले हैं, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप नोट करके रखिए और हम अगले बार में ले लेंगे। I think Tanmay, it ठीक है। was really nice presentation by Dr. Saab, and most of the people might have learned a lot of things. I'm sorry I cannot come forward because I'm driving in the city, but I was hearing constantly. The recording of this whole event is available. We'll put on record for everyone to get benefit out of it. And please, आप आइए अपने दोस्तों को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, उनको कहिए वो आए और ज्वाइन करें। हमारा एक 40+ और हेल्दी बीइंग का एक सभी लोगों का वैसे तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ रखें। मेडिकल इमरजेंसी जब आती है तो एक कमर तोड़ के आती है, वो आ सकती है, हम ये तो नहीं कह कोई कह सकता कि वो नहीं आएगी, बट डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट्स बताए, उसके प्रिवेंशन के इश्यूज बताए, दिस वर वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। आई होप आप जो लिंक क्रिएट होगा उसको अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, और जिन्होंने आज का सेशन मिस किया है आपके दोस्तों ने, आप उनको जरूर रिकमेंड करेंगे। थैंक यू विद दिस। ओवर टू तन्मय। ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।